सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आपने वितान पाठ्य पुस्तक के भी 2 चैप्टर किए हैं। आज हम आरोह जो पाठ्य पुस्तक है बेटा, हम उस पर फिर से आ रहे हैं। पहला जो पाठ था भगतीन, दूसरा बाजार दर्शन गद्य भाग में। पद्य भाग में आपने आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है और पतंग, ये कविताएं पढ़ी हैं। वितान में भी 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं, सिल्वर वेडिंग और जूझ। तो बेटा कविता के बहाने, इस चैप्टर का जो नाम दिया गया है कविता के बहाने। कविता के बारे में बताया है कि उसकी उड़ान जो है बेटा, वो किसी बच्चे से, किसी चिड़िया नामक पक्षी से कहीं आगे होती है, क्योंकि इनकी उड़ान सीमित होती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। और इसके कवि जो हैं कुंवर नारायण, उन्होंने ये दर्शाया है कि कविता शब्दों का खेल होता है और इन शब्दों के खेल में जड़ चेतन, भूत, भविष्य और वर्तमान, इनके बारे में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि इसमें वो रचनात्मक ऊर्जा होती है कविता के अंदर। वह घर की सीमा में भी नहीं बन सकती, भाषा की सीमा में भी नहीं बन सकती और समय की सीमा में भी नहीं बन सकती। कुंवर नारायण जो इसके कवि हैं बेटा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कवि परिचय के रूप में। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये देश प्रेमी थे। इन्होंने अनेक देशों का भ्रमण भी किया। हिंदी के नवीनतम कवियों में कुंवर नारायण का नाम आदर से लिया जाता है। इन्होंने प्रमुख पत्रिका, जो साहित्यिक पत्रिका थी युग चेतना, का संपादन किया और साहित्य जगत में ये काफ़ी चर्चित रहे। इनकी अनेक रचनाएं हमारे सामने आती हैं। आगे द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि थे। इन्होंने आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, ये प्रबंध काव्य लिखे हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रेमचंद का पुरस्कार, कबीर सम्मान। 1950 के आसपास की जो काव्यधारा थी, उनकी शुरुआत इनसे ही मानी जाती हैं। इनके साथ साथ अनेक कवि और भी थे, लेकिन इनका नाम जो अग्रणी रहा वो आत्मजयी के कारण। जो लंबी कविता इनकी आत्मजयी थी, उनसे प्रसिद्धि इन्हें मिली थी बेटा। कुंवर नारायण की आपके पाठ्य पुस्तक में 2 कविताएं संकलित हैं बेटा। एक तो पहली कविता है जो कविता के बहाने, इसमें एक कविता
को यात्रा के समान बताया है, जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक उसकी तुलना करके कविता को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। एक और प्रकृति की चीज़ें हैं तो दूसरी ओर भविष्य की तरफ बढ़ता हमारा बचपन, क्योंकि चिड़िया भी कुछ समय बाद जैसे सुबह जाकर के शाम को अपने घोंसले में आ जाती हैं, इस घर में उस घर में छोटी उड़ान भरती रहती है, उसी प्रकार फूल भी कुछ समय बाद मुरझा जाता है। और बच्चों की तुलना जो की गई है छोटे बच्चों की, वो कविता से की गई है कि बच्चे भी न अपना पराया समझते हैं, उनके लिए कोई एक घर की समय सीमा नहीं होती, वे जहाँ भी जाते हैं वहीं खेलना शुरू कर देते हैं, उनमें अपना पराया नहीं होता है। तो इसी प्रकार से कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी का परिणाम भी निश्चित होता है, क्योंकि उसको मुरझाना होता है। और इसके विपरीत जो बच्चे के सपने होते हैं वो असीम होते हैं बेटा, क्योंकि उनके खेलने में किसी प्रकार की कोई सीमा बाध्य नहीं होती। तो आज हम जो कविता पहली हमारी कविता के बहाने, इसको हम शुरू कर रहे हैं बेटा। देखिए, आसान है, सरल सहज भाषा में लिखी गई है ये, ठीक है। तुकबंदी के साथ जो गानपन है उसका गुण हमें दिखाई देता है। सहज, सरल और भावपूर्ण भाषा में जो दर्शाया गया है छोटे से शब्दों में ही, क्योंकि कविता जो होती है वो गूढ़ रहस्य लिए होती है। और पहली जो कविता की पहली पंक्ति है बेटा, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। इन पंक्तियों के द्वारा कविता को एक स्वतंत्र उड़ान कहा है। कवि कहता है कि कविता की इस उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अगले में यही लाइन में दिया है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है, यहाँ एक कविता की जो तुलना की गई है वो चिड़िया की उड़ान से की गई है। तो चिड़िया की उड़ान के समान कविता उड़ती हैं, लेकिन उनमें अंतर है कि चिड़िया उस उड़ान को नहीं जान सकती। कहने का भाव, चिड़िया की उड़ने की तो सीमा निश्चित हो सकती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। वह प्रत्येक जगह पर आज़ादी से घूम सकती है, उसे हर प्रकार की आज़ादी है, चाहे वह कहीं पर भी घूमे, कहीं सैर करे, तो किसी के जीवन से गुजरे, खुले आसमान में घूमे, कहीं भी विचरण करे, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आगे क्या कहे, बाहर भीतर, इस घर उस घर। चिड़िया के बारे में बताया है कि वो छोटी छोटी उड़ान भर के कभी इस घर जाती है तो कभी उस घर चली जाती है, ठीक है। बाहर भीतर, कभी बाहर जाती है तो कभी भीतर आ जाती है, इस घर में कभी उस घर में। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता के जो पंख होते हैं बेटा वो असीम होते हैं, उसकी कोई एक सीमा नहीं होती। जिस प्रकार से चिड़िया उड़ने के बारे में, कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया कुछ नहीं जानती, उसी प्रकार से एक मन में उत्पन्न होने वाला एक कविता का भाव होता है बेटा, वो चिड़िया नहीं जान सकती। कोई पशु पक्षी या जीव नहीं जान सकता उसको, ठीक है। क्योंकि कविता के जो पंख होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और वो कहीं पर भी उड़कर जा सकती है, उसकी कोई बाधा नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, ये बताया है, ठीक है बेटा। तो इसमें ये दिखाया कि भी जो चिड़िया होती है बेटा उसकी उड़ान तो एक सीमित होती है, और उड़ान सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है, ठीक है। उसको चिड़िया नहीं जान सकती। बेटा
पहले जो पद्यांश में आपने पढ़ा था कि कविता एक उड़ान चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कि कविता एक उड़ान है और उस कविता की उड़ान के बहाने से, चिड़िया की उड़ान के बहाने से व्यक्त की गई है ये। लेकिन कविता के अंदर भावों और कल्पनाओं की उड़ान होती है। चिड़िया की उड़ान तो सीमित दिखा दी, जो एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर छोटी छोटी उड़ान भरती है। परंतु कविता को कल्पना के पंख लग जाते हैं तो वह असीम दूरी और अनंत ऊंचाई तक उड़ान भरने लगती है। उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए चिड़िया को कविता की उड़ान का पता नहीं है। इस पद्यांश में आप देखेंगे कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। क्या कहा है कि कविता में चाहे फूलों का वर्णन किया जाए, लेकिन कविता की सुगंध फूलों से भी बढ़कर है बेटा। क्यों है कि ये दिखाया है कि कविता की रचना फूलों के समान भी हो सकती है। पहले भी बताया था कि चिड़िया की उसकी उड़ान के बारे में, लेकिन यहाँ पर उसकी रचना के बारे में बताया कि फूलों के समान भी हो सकती है। यूँ तो कवि कविता में सुंदर फूलों के खिलने का वर्णन कर सकता है और फूलों की शोभा का उल्लेख भी कर सकता है। तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन जो उसकी महकता है बेटा, लेकिन कविता की जो सुंदरता को खिले हुए फूल भी नहीं समझ सकते। उसकी जो सुंदरता है, उसकी ऊंचाइयाँ हैं, उसकी महक है, वो फूल नहीं समझ सकते। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। लेकिन कि चाहे वो बाहर खिले चाहे अंदर खिले, कहीं पर भी खिले, फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं और अपनी सुगंध को बिखेर करके चले जाते हैं, क्योंकि वे मुरझा जाते हैं कुछ समय बाद। लेकिन कविता के मधुर भाव कभी नहीं मुरझाते हैं बेटा। उनके अंदर जो भाव होते हैं कविता के अंदर, वो कभी नहीं मुरझाते हैं। कविता के भाव जो होते हैं बाहर भीतर इस घर उस घर में अथवा सभी स्थानों पर विद्यमान रहते हैं, बिना मुरझाए महकने के माने। कविता जो हो बिना मुरझाए, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की निरसता, मुरझानापन नहीं आता है और वो महकती रहती है लंबे समय तक। ठीक है, कविता के भाव जो है लोगों को लंबे समय तक आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए फूलों की सुंदरता और सुगंध से कविता की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि कविता जो है वो बेटा फूलों से बढ़कर है। तो फूल भी उसकी महकता को वे चारों दिशाओं में महक सकती है। कविता जो है वो हर आंगन में, हर कोने में, हर दिशा में फैल जाती है। कई बार आप देखते हैं ना बेटा, कब की लिखी हुई कविता आज भी हमें रस प्रदान करने लगती है, आज भी उसकी सुगंध आती है, आज भी उसकी महक निरंतर जो है वो प्रवाहमान है। ठीक है, तो पहले में तो दिखाया था कि उसकी उड़ना, कितनी ऊंचाइयां छू सकती है कविता। तो उसकी ऊंचाई जो है बेटा, उसकी उड़ान जो है हम चिड़िया से नहीं कर सकते। और इसमें बताया था कि फूलों की महक के बारे में, कि फूल जो होते हैं खिलते हैं, महक देते हैं, वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, लेकिन कुछ पल के बाद में ही, 2 दिन के बाद में ही उनका मुरझाना निश्चित होता है, वे मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता के बारे में बताया है कि फूल भी उसकी निरसता को, उसकी सुगंध को नहीं समेट सकता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं और अपनी सुगंध को बिखेरते हैं और मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता के मधुर भाव कभी नहीं मुरझाते बेटा। ठीक है, अगले में दिखाया है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इसमें तीसरे पद्यांश में ये दिखाया है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता बच्चों के खेल के समान है। कविता जो है एक खेल है, एक खेल के समान है। इसके खेल के समान बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी स्थान की परवाह नहीं करते, ठीक है, वे कहीं भी किसी भी स्थान पर खेलने लग जाते हैं, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो। जब बच्चे खेलने में मगन हो जाते हैं तो उन्हें बाहर भीतर के बारे में कोई ध्यान नहीं रहता, वे यहाँ वहाँ कहीं भी खेल का स्थान ढूंढ लेते हैं। तो इसी प्रकार कविता भी अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को
समेट लेती है। वो किसी भी समय, चाहे भूत में, चाहे भविष्य में, चाहे वर्तमान में, वो अपनी सुगंध बिखेरने लगती है, खेलने लग जाती है। वो खेलने लग जाती है। कविता जब खेलने लग जाती है तो उनमें भावों का की जो आनंदता होती है, जो आनंद मिलता है हमें उनके भाव में, छिपे हुए जो भाव है उनमें जो आनंद मिलता है वो उन बच्चों के समान होता है जो किसी भी समय, वर्तमान हो चाहे भविष्य हो चाहे भूत हो, तीनों कालों में वो खेलने लग जाते हैं। तो बच्चों की खेल की तरह बाधाहीन होती है, जिसमें कोई रुकावट नहीं होती बेटा। तो ये जो बताया था मैंने कि किस प्रकार से, पहले में तो ये बताया कि कविता एक उड़ान भरती है, ऊंचाइयों को छूती है वो, और ऊंचाइयों को छूती है चिड़िया के समान, लेकिन चिड़िया उन ऊंचाइयों को नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान जो होती है बेटा छोटी होती है। ठीक है, कभी इस घर में कभी उस घर में, तो वे छोटी उड़ान भरती है, परंतु कविता को कल्पना के पंख लगे होते हैं और वह असीम दूरी और अनंत ऊंचाई तक उड़ान भरने लगती है। दूसरे में बताया कि फूल का खिलना, फूल के खिलना होता है सीमित बेटा। ठीक है, कविता की जो रचना होती है फूलों के समान भी हो सकती है, जिस प्रकार से चिड़िया के समान उड़ान थी उसकी, तो उसकी महक जो है वो फूलों के समान भी हो सकती है, लेकिन फूल कुछ समय के बाद मुरझा जाता है। और कविता जो है अनंत काल तक क्या देती है बेटा, खुशबू देती है, सुगंध देती है हमें, क्योंकि उसका खिलने, उसकी सुंदरता जो होती है, उसका महकना जो होता है वो कविता भी नहीं समझ सकती, ना फूल भी नहीं समझ सकता। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं और अपनी सुगंध को बिखेर करके मुरझा जाते हैं, लेकिन इसके मधुर भाव कभी नहीं मुरझाते हैं। कविता के भाव जो हैं बाहर भीतर, इस घर उस घर और सभी स्थानों पर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, उसमें लोगों के मन के अंदर के जो भाव होते हैं वो असीम आनंद डालने वाले होते हैं। ठीक है, तो फूलों की सुंदरता और सुगंध से कविता की तुलना नहीं हो सकती, वो भी फूलों से बढ़कर है। और तीसरे में बताया कि ये एक जो बच्चे की कोमल भावनाएं होती हैं उसके समान हो सकती है। कविता जो है उसकी तुलना कर दी है कि बच्चे की कोमल भावनाओं के समान वो हो सकती है, क्योंकि जो किसी के बंधन में नहीं बनती हैं, बाहर भीतर इधर उधर दाएं बाएं अपने पराये से दूर होती हैं, वे जहाँ चाहें उस स्थान को ही अपना बना करके खेलने लग जाते हैं। तो कविता भी इसी प्रकार से बेटा अपने पराये का भेद त्याग करके हर जगह हर स्थान पर खिलती रहती है, वह खेलने लग जाती है। तो उसको लास्ट में बताया कि कविता एक खेल है, कविता उन बच्चों के खेल के समान है जो बाहर हो चाहे भीतर हो, इस घर हो चाहे उस घर हो, अपना घर हो चाहे पराया घर हो, सब घर एक कर देने के माने, सब घर को अपना एक मानते हैं, अपना ही मानते, सब घर को एक समान कर देते हैं। और इसी प्रकार से कविता की जो खेल है कविता का वो बच्चा ही जानता है। तो बच्चे के बारे में बताया कि बच्चा जिस प्रकार से बाहर भीतर के बारे में नहीं सोचता, वे यहाँ वहाँ कहीं भी खेलने का स्थान ढूंढ लेते हैं, इसी प्रकार कविता भी क्या करती है बेटा, अतीत में, वर्तमान में या भविष्य में, तीनों स्थान पर खेलने लग जाती हैं। वे किसी भी प्रकार की सीमा में नहीं बनती हैं। तो कवि ने कविता की व्यापकता की तुलना बच्चों के खेल के साथ की है इसे पाठ में बेटा। ठीक है, चिड़िया की उड़ान से भी ऊपर, और इसके बाद में फूल की सुगंध से भी बढ़कर, और लेकिन लास्ट में कहा कि यह बच्चों के खेल के समान हर स्थान पर हर जगह पर खेलना शुरू करती हैं। तो इस कविता के आधार पे बेटा जो आज आपने पढ़ी है एक कविता के बहाने, आसान कविता है, सरल भाषा में लिखी गई है, और इस आधार पे आप छोटे प्रश्न नोट करें बेटा, वो लिखने हैं। कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन हैं? कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन हैं? कविता किसके बहाने एक उड़ान है? कविता किसके बहाने एक उड़ान है? अगला प्रश्न है, कविता फूलों के बहाने क्या है? कविता फूलों के बहाने क्या है? अगला प्रश्न है, कविता किसके बहाने खेल रही थी? कविता किसके बहाने खेल रही थी?
अगला प्रश्न है, सब घर एक कर देने का क्या आशय है? सब घर एक कर देने का क्या अभिप्राय है, आशय है? अगला है कि कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अगला प्रश्न है 7वां, कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा था जिनसे इन्हें ख्याति मिली थी? प्रबंध काव्य लिखना है इनका कुंवर नारायण का बेटा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण को किस कवि के नाम पर सम्मान मिला था? एक कवि के नाम पर इन्हें सम्मान मिला था, तो वो कवि कौन था, उनके नाम पर इन्हें सम्मान मिला। अगला प्रश्न है कि जो बात सीधी थी ना कविता के बहाने, जो कविता है बेटा ये कविता के बहाने कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? ठीक है, ये कविता जो है कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? और कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? ये प्रश्नों को आपने इस कविता के आधार पे लिखना है बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके।